Hello everyone. We are continuing along with Science 1, chapter number 3, Chemical Reactions and Equations, part 3. We are looking on page number 33. Try this. 33 पेज पे हमें ये डायग्राम दिखेगी. By the way, before I start today's session, I will like to say that this question is important. ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है, ये एक्टिविटी दिख रहा है, this is important. इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा था एंड नाउ वी आर लुकिंग इनटू 10th स्टैंडर्ड एज वेल. दिस एक्टिविटी कैन कैरी 3 मार्क्स एंड इफ फ्यू क्वेश्चंस आर एक्सटेंडेड, अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस और बढ़ा दिए देन दिस एक्टिविटी कैन गो फॉर 5 मार्क्स एज वेल. सो दैट्स व्हाई लेट अस मार्क इट एज IMP इम्पॉर्टेंट. नाउ इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है ये देखेंगे हम. यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एक जार लिया है जिसे हम लोग फ्लास्क कहते हैं और इस फ्लास्क के अंदर एक टेस्ट ट्यूब को रखा है. जार के अंदर भी एक सॉल्यूशन है और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी एक सॉल्यूशन है. यू कैन सी दैट देयर आर 2 सॉल्यूशंस. वन इज सोडियम क्लोराइड, इट इज प्रेजेंट इन द जार, वेयर एज सिल्वर नाइट्रेट इट इज प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब. एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम दैट इज राइट हैंड साइड, आपने अगर देखा तो इस जार को, इस फ्लास्क को इन्वर्ट कर दिया है. तो इसको इन्वर्ट मतलब उल्टा करने से क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड देन वी आर कीपिंग इट इन दी weighing scale once again. Then before performing the activity and after performing the activity you can find that the weight is same. इसको हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था. The amount of mass always remains constant. So before reaction it was 300.23 grams. The same is observed after the reaction also. सो रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में आपको कभी भी मास में डिफरेंस नहीं पता चलेगा. बट वी नोटिस सम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ कलर. कलर में आपको डिफरेंस दिखेगा. शुरू में कलर कुछ अलग था एंड आफ्टर द रिएक्शन दे हैव शोन सम वाइटिश अपीयरेंस. यहाँ पे कुछ वाइट अपीयरेंस हुआ है. अब ये चेंजेस क्या हुए इसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो यू कैन सी दैट दिस पार्ट, यहाँ पे जो हम लोग AB प्लस CD का पार्ट देख रहे हैं, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था. ये एक छोटी सी मैंने ट्रिक बताई थी दैट इन मेनी रिएक्शंस यू कैन यूज दिस ट्रिक. AB प्लस CD विल गिव यू CB प्लस AD. हमें बस जो उनके आयंस हैं उनकी पोजीशन म्यूचुअली एक्सचेंज कर देनी है. जहाँ पे A है वहाँ पे C को प्लेस करना है एंड जहाँ पे C है वहाँ पे A को प्लेस कर देना है. तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा रिएक्शन ऐसे दिखेगा CB प्लस AD. अगर हमने प्रेजेंट रिएक्शन को देखा तो प्रेजेंट रिएक्शन में हमें पता चलेगा दैट यहाँ पे भी 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, AB प्लस CD. अब AB को हम कंसिडर करेंगे सिल्वर नाइट्रेट, CD को कंसिडर करेंगे हम सॉल्ट. तो सिल्वर नाइट्रेट इज नथिंग बट AgNO3, सॉल्ट इज नथिंग बट NaCl. तो हमारे 4 कंपोनेंट्स रेडी हो गए. AB है AgNO3, CD है NaCl. एंड अगर हमने C को B के साथ ज्वाइन कर दिया एंड A को D के साथ ज्वाइन कर दिया तो हमारा रिएक्शन बन जाएगा. लेट अस सी. सो फर्स्ट बिफोर लुकिंग इनटू द रिएक्शन लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर कनेक्टेड विद दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के साथ कुछ क्वेश्चंस कनेक्टेड है. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच चेंजेस डिड यू फाइंड आफ्टर द परफॉर्मिंग एक्टिविटी. एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेने के बाद आपको उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं. सो फर्स्ट हमें पता चलेगा, जो विजिबल चेंज हमें दिख रहा है कि इसका कलर चेंज हो गया है. शुरू में जो कलर था वो कलर अभी नहीं दिख रहा. सो द कलर चेंज दैट वी कैन नोटिस इज वाइटिश अपीयरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू फाइंड एनी इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड. क्या इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस बन गया जो सोल्यूबल नहीं था, जो डिसॉल्व नहीं हुआ. तो इसका आंसर है यस. बाय द वे ऐसे सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व नहीं होते, जो सोल्यूबल नहीं होते, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट. राइट, वी विल स्टडी अबाउट प्रेसिपिटेट. यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बना है. वॉज देयर एनी चेंज इन द वेट. तो ये तो हमने एक्टिविटी के ड्यूरिंग ही देखा कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन दोनों का वेट सेम था, 300.23 ग्राम्स. सो देयर वॉज नो चेंज इन वेट. सो दीज आर सम एडिशनल क्वेश्चंस नाउ that we are looking which are not present in the textbook but which could be asked during the examination. ये additional question हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये activity important है. Now name the insoluble substance formed.
हमने पहले कहा था कि इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना है, तो ये इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या है? तो इसका आंसर होता है सिल्वर क्लोराइड, दैट इज AgCl। देन राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर केमिकल चेंज। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वर्ड इक्वेशन के बारे में। एक क्वेश्चन इसको अगर ट्विस्ट करके मॉडिफाई करके यहाँ पे भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि ये जो एक्टिविटी दी गई है इसके लिए आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है। और इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर वर्ड इक्वेशन कहा जाता है तो हमें वर्ड्स में उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। So here the word equation will be silver nitrate plus sodium chloride gives silver chloride plus sodium nitrate. And final part, write chemical equation for the reaction. इसके लिए हमें chemical equation लिखना है। AgNO3 plus NaCl, इसको हमने अगर ब्रेक कर दिया तो A will be Ag, B will be NO3, C will be Na, D will be Cl, C will go along with B, that is NaNO3, A will go along with D, that is AgCl। और इस पूरे रिएक्शन में एक हमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट ये भी मिल रहा है। वो प्रेसिपिटेट है AgCl, इसलिए हमने AgCl के आगे डाउन एरो पॉइंट आउट किया है। सो दिस AgCl इज नथिंग बट प्रेसिपिटेट, इट हैज़ वाइटिश अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस वाइटिश होता है, इसलिए वो जो सॉल्यूशन हमने राइट हैंड साइड में देखा डायग्राम में उसका कलर वाइटिश दिख रहा था। दैट इज ड्यू टू द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क से लेकर 3 मार्क तक पूछा जा सकता है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए हम डायरेक्टली एक अनसॉल्व्ड इक्वेशन को देखेंगे। ये हमारी बुक में ही दी गई इक्वेशन है, इसको हम लोग पहले देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस। नाउ द इक्वेशन इज N2 plus H2 gives NH3। When you are given equation, first read the equation carefully. After reading, you should create reactants and products in the form of table. टेबल के फॉर्म में आपको इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। हमें नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं ऑन द राइट हैंड साइड। सो लेट अस सी वन बाय वन। हम लेफ्ट से राइट तक स्लोली मूव करेंगे। सो लेफ्ट में सबसे पहले जो हमें दिख रहा है दैट इज N मतलब नाइट्रोजन, इसलिए हमने रो के फॉर्मेट में पहले लिख दिया नाइट्रोजन। फिर हम आगे मिलेंगे दैट इज नथिंग बट H2। सो H2 इज नथिंग बट हाइड्रोजन, इसलिए टेबल में नाइट्रोजन के नीचे लिख लेंगे हम लोग हाइड्रोजन। फिर एरो के उस साइड में जाएंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमें फिर से N दिख रहा है, N है नाइट्रोजन जो हमने ऑलरेडी टेबल में लिखा हुआ है, एंड देन इज H इज अगेन हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उन सब एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है रोज में। अब हमें देखना है कि इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है। फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं N के नीचे दिखूंगा, सो N के नीचे 2 लिखा है और N मतलब नाइट्रोजन, और ये 2 एटम्स प्रेजेंट है। मगर ये 2 एटम्स किसके प्रेजेंट है? ये रिएक्टेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए मैं एक कॉलम कर लूँगा रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के सामने मैंने लिखा है 2। देन आई विल मूव अहेड and we'll check whether next reactant is present. Then yes, I'm having hydrogen. हाइड्रोजन के नीचे भी 2 लिखा है, so it means हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स है। और ये किस साइड में है? ये लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे रिएक्टेंट्स होते हैं, इसलिए मैं हाइड्रोजन के सामने 2 लिखता हूँ मगर रिएक्टेंट्स के कॉलम में। अब मैं एरो के राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ। एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं प्रोडक्ट्स, सो दैट्स वाई मैं एक और कॉलम बनाता हूँ प्रोडक्ट्स, और फिर से मैं चेक करूँगा कि कितने एटम्स प्रेजेंट है। फर्स्ट मुझे दिख रहा है N मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एक ही एटम है, इसलिए मैंने प्रोडक्ट के नीचे 1 एटम नाइट्रोजन का लिखा है। एंड फाइनली H के नीचे 3 लिखा हुआ है, डैट मीन्स कि हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, इसलिए मैं हाइड्रोजन के अगेंस्ट और प्रोडक्ट के कॉलम में मैं 3 लिख देता हूँ। सो दिस इज हाउ माई फर्स्ट स्टेप फॉर्म्स। मैंने रिएक्शन को मैप कर लिया है एक टेबल में जहाँ पे एलिमेंट्स मुझे पता है कि इस रिएक्शन में कौन से है, and then I have come to know that how many atoms of these elements are belonging to the reactants as well as products. So that is my step number 1. Now in
continuation of step number 1, I need to identify that where on the left hand side or right hand side the number of atoms are falling short, are not same, right? अगर मैंने फर्स्ट नाइट्रोजन चेक किया तो नाइट्रोजन में लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 1 है. एंड सेकंड हाइड्रोजन में अगर हमने कंपेयर किया तो हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स है और राइट हैंड साइड में 3 है. सो नाइट्रोजन के केस में राइट हैंड साइड की वैल्यू कम है, हाइड्रोजन के केस में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कम है. अब स्टार्ट कहाँ से करें, वेयर टू स्टार्ट? नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हमें एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, हमें मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वी आर ओनली गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मल्टीप्लाई करके मैं स्मॉल वैल्यू को ये लार्ज वैल्यू तक ले जा सकता हूँ क्या? कैन आई टेक द स्मॉलर वैल्यू अप टू द लार्जर वैल्यू बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन? चलिए रैंडमली पहले हाइड्रोजन को चेक करेंगे. हाइड्रोजन की स्मॉल वैल्यू है 2, हाइड्रोजन की लार्ज वैल्यू है 3. सो मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मैं इस 2 के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 3 बना सकता हूँ? लेट अस सी. 2 1 are 2, 2 2 are 4. तो पहले ये 2 बन रहा था और उसके बाद 4 बन रहा है. तो क्या हम लोग 3 तक पहुँच पा रहे हैं? आंसर इज़ नो. तो हम लोग हाइड्रोजन को नहीं सिलेक्ट करेंगे. अब मैं नाइट्रोजन को चेक करता हूँ. नाइट्रोजन में स्मॉल वैल्यू क्या है? 1, लार्ज वैल्यू क्या है? 2. तो क्या मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करके 2 बना सकता हूँ? 1 into 1 1, 1 into 2 2. यस, आई कैन मूव अहेड अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन. इसलिए मैं नाइट्रोजन को सिलेक्ट करने वाला हूँ एंड दैट्स वाई देयर इज एन एरो इन फ्रंट ऑफ नाइट्रोजन. सो दिस विल बी माई स्टेप 1. फर्स्ट इज टू मैप इन टू टेबल एंड सेकेंड इज टू सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एटम, फाइंड हाउ टू मल्टीप्लाई इट एंड मेक इट इनटू द लार्जर एटम, जो हमने इस केस में नाइट्रोजन को किया. सो जैसे मैंने कहा था कि नाइट्रोजन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको सिलेक्ट किया है, इसको ही हम लोग मल्टीप्लाई करके नाइट्रोजन 2 बना सकते हैं. नाउ व्हेनेवर वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, कभी कभी इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक कह देंगे या फिर बेसिक्स क्लियर नहीं है इसका हम लोग मिस्टेक कह देंगे. केमिस्ट्री का सेंस जो मैं कहता हूँ वो कभी कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है. इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स गलती से या फिर नोइंगली अननोइंगली लिख देते हैं N2H3. N2H3, दिस इज़ रॉन्ग. हमें N के नीचे 2 नहीं करना है, राइट? अभी NH3 ये पूरा एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल बना हुआ है. इट इज़ अमोनिया बाय द वे. सो इसलिए अगर मैं N2H3 कर देता हूँ तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, जो गलत है. जब भी मुझे मल्टीप्लाई करना है तब मैं बेस में मल्टीप्लाई नहीं करूँगा. आई विल मल्टीप्लाई एट द इंडेक्स. इंडेक्स मतलब इस n के सामने जो आगे की वैल्यू होती है इसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स. सो मुझे जो 2 मतलब 2 की वैल्यू प्लेस करनी है वो मैं इस n के सामने प्लेस करूँगा. नाउ यू कैन सी दिस इन स्क्रीन. जैसे मैंने कहा था कि हमें इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना. तो ये पूरी टर्म है NH3. सो इस NH3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और आप मेरे स्लाइड के सेकंड पार्ट पे देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे लिखा है, 2NH3. 2NH3. दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू द होल टर्म. अब यह 2NH3 लिखने से क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा एंड नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज हो जाएंगे, तो हमें फिर से काउंट करना पड़ेगा. सो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सो दैट्स वाई इट रिमेन्स एज इट इज. नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर नाइट्रोजन इज 2, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर हाइड्रोजन इज 2. इट रिमेन्स एज इट इज. बट जब मैं राइट हैंड साइड की बात करूँगा तो राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई बाय n बिकम्स 2. सो दैट्स वाई राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 बन गया. ये तो अब बैलेंस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया. बट 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जो हाइड्रोजन के नीचे 3 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6. सो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन बन गया 6. नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज नाउ नॉट बैलेंस्ड. सो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया. अब दूसरे को कंप्लीट करना है. फिर से वही स्टेप, वी विल चेक विच एटम इज ऑन द स्मॉलर साइड.
किसकी वैल्यू कम है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कम है या लेफ्ट हैंड साइड की। तो यहाँ पे पता चलेगा ऑन लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स है एंड राइट हैंड साइड 2 × 3 हाइड्रोजन के 6 एटम्स है। सो नाउ विच पार्ट इज स्मॉलर, लेफ्ट हैंड साइड। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करके 6 कर सकता हूँ? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। Yes, we can do this. So that's why we are going to select this 2. इसलिए मैंने 2 के आगे ये रेड एरो प्लेस किया है। जैसे मैंने कहा था कि हमें अभी मल्टीप्लाई करना है और वही स्टेप मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। h के नीचे बेस में 2 लिखा है, that does not means that 2 × 3 हमको बेस में करना है। We are supposed to multiply at the index part. h के आगे हमें ये 3 की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी। This is how the value will appear. n2 plus 3 × h2 will give 2NH3। अब इस रिएक्शन के मॉडिफिकेशन से क्या चेंज हो जाएगा? फिर से हमें एटम्स काउंट करने पड़ेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी चेंज किया है हमने। सो N2 फर्स्ट जो टर्म था नाइट्रोजन का, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसलिए उसके नंबर ऑफ एटम्स 2 है। सेकेंड रिएक्टेंट 3H2, यहाँ पे हमने चेंज किया है। सो 3 × H2 ये बन गया हमारा 6। सो इसलिए हमने बेस में 6 लिखा है। राइट हैंड साइड में 2 × N, ये 2 ही रह गया एंड 2 × 3 वहाँ पे हमारा 6 बन गया। सो नाउ यू कैन कंपेयर दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन 2, राइट हैंड साइड 2, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 6, राइट हैंड साइड 6। So this is how our equation is balanced. Let us see one more equation. Here we can see sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. हमें क्वेश्चन पेपर में ऐसा वर्ड इक्वेशन दिया जा सकता है। इससे हमें पहले उसको केमिकल इक्वेशन में ले जाना है एंड देयर आफ्टर वी आर सपोज टू स्टार्ट बैलेंसिंग। सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर। पहले हमको केमिकल इक्वेशन लेना है वर्ड इक्वेशन से। एज यू कैन सी ऑन द लास्ट लाइन इट इज गिवन NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O। अब ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया है। मैंने फर्स्ट एक अनसॉल्व्ड इक्वेशन लिया है और अभी सॉल्व्ड इक्वेशन ले रहा हूँ। फिर से हमारा सेम स्टेप कि हम लोग नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग काउंट करेंगे और टेबल में प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Na के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 5 एटम्स, राइट हैंड साइड 5 एटम्स। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है डेट ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 3, राइट हैंड साइड 2 एंड सल्फर राइट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो 1, बोथ साइड 1। सो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब हमारा क्वेश्चन कि कौन से एटम को हमें सिलेक्ट करना है बैलेंस करने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि स्मॉल एटम कहाँ पे प्रेजेंट है। किसी भी एलिमेंट का आप रैंडमली चेक कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर तो हट जाएगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी बैलेंस। सो वी आर नाउ सपोज टू सिलेक्ट फ्रॉम सोडियम एज वेल एज हाइड्रोजन। सो सोडियम और हाइड्रोजन के लिए हमें स्मॉल एटम देखना है और हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो स्मॉल वाला एटम है इसको मैं मल्टीप्लाई करके लार्ज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, रैंडमली हम लोग सिलेक्ट करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास स्मॉल नंबर है 2, लार्ज नंबर है 3। तो क्या मैं 2 से 3 तक मल्टीप्लिकेशन से जा सकता हूँ? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, बीच में 3 तो नहीं आया। सो कैन वी सिलेक्ट हाइड्रोजन? आंसर इज नो। सो व्हाट इज अवर लेफ्ट ऑप्शन? सोडियम। सोडियम क्या है? 1, राइट हैंड साइड 2। कैन वी रीच अप टू 2? यस, 1 × 2 is 2। दिस इज सेम दैट वी हैव डन इन अवर प्रीवियस रिएक्शन। सो आफ्टर दिस एक ये जनरल फॉर्मेट बुक में बताया है कि नॉर्मली यू शुड स्टार्ट और सिलेक्ट अ टर्म विच इज़ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सो जब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं इससे बाकी सब एटम्स भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसे हमने चेक किया था कि सोडियम प्रेजेंट है। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है। सो कौन सा स्मॉल है? लेफ्ट हैंड साइड। किसको बैलेंस करने की ज़रूरत है? लेफ्ट हैंड साइड।
सो इसलिए हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2. सो यू कैन सी इन दिस टेबल लास्ट लाइन में लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2. जब मैं इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तब मुझे सिर्फ Na को 2 नहीं करना है, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ. सो इट विल नॉट बी Na2OH बट इट विल बी 2NaOH. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इट विल अपीयर लाइक दिस. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट रिएक्शन इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. तो इस रिएक्शन में हमने राइट हैंड साइड में कुछ चेंज नहीं किया. सो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स और उनका काउंट वैसे ही रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंजेस हुए हैं. इसलिए हमें इसको चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम्स में क्या चेंजेस हुए हैं. सो वी विल मैप अगेन इन दैट सेम टेबल. अब यहाँ पे हम लोग टेबल में चेंज कर देंगे. हमारी स्टेप स्टार्ट हुई थी सोडियम को बैलेंस करने के लिए, Na को बैलेंस करने के लिए. सो आप चेक कर सकते हो कि टेबल में फर्स्ट Na की वैल्यू बैलेंस हो गई. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हैव बीन बैलेंस्ड. ऑक्सीजन जो शुरू में बैलेंस था 5-5, ये यहाँ पे अभी इम्बैलेंस हो गया है. सो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 6 दिख रहा है, राइट हैंड साइड में 5. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 2. एंड सल्फर अभी भी बैलेंस्ड है. सो हमारे 2 टर्म्स अभी बैलेंस दिख रहे हैं, सोडियम एज वेल एज सल्फर. नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि स्मॉल एटम्स कहाँ पे है, एंड वंस अगेन मल्टीप्लिकेशन से क्या मैं इनको लार्ज एटम तक ले जा सकता हूँ. अगर मैंने ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया तो ऑक्सीजन का स्मॉल है 5, ऑक्सीजन का लार्ज है 6. सो कैन आई मल्टीप्लाई 5 बाय एनी नंबर एंड गेट 6 एज आंसर? सो आंसर इज नो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बीच में 6 तो नहीं आ रहा. सो व्हाट इज माई लेफ्ट ऑप्शन? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन स्मॉल वैल्यू 2, लार्ज वैल्यू 4. कैन आई मल्टीप्लाई एनी नंबर to the small value and make it that large number 4? Answer is yes. 2 2 is 4, and that's why we will select hydrogen. Now hydrogen का small value is present on right hand side. That's why I will balance right hand side. So यहाँ पे आप last line पे देख सकते हो टेबल में हमने last right hand side को बैलेंस किया है 2 multiply by 2, और 2 multiply by 2 करने से ये 4 बन जाएगा. Now right hand side में ये है H2O. मैं H को सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इस पूरे टर्म को H2O को मल्टीप्लाई करूंगा. सो इट विल अपीयर एज 2H2O. इट इज गिवन इन दिस स्लाइड कि अप्लाई फैक्टर ऑफ 2 टू द H2O, एंड यू कैन सी ऑन द लास्ट लाइन ऑफ दिस स्लाइड 2NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O. यहाँ पे हमने लास्ट टर्म को बैलेंस किया है, 2H2O कर दिया है. अब इससे क्या हो जाएगा कि राइट हैंड साइड की टर्म्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी. इवन इफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इसमें वैल्यूज अभी चेंज हो गई है. इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स इस स्टेप में, अगर आप नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में एंड नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड में काउंट करोगे, देन यू विल फाइंड दैट दे आर सेम. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया है. राइट नाउ दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. हमने 2 डिफरेंट इक्वेशंस में चेक किया कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करने हैं. सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू. आप एक बार चेक करके देखो. यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन राइट हैंड साइड आर सेम. सो जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता है, वी आर एक्सपेक्टेड टू राइट डाउन फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन वंस अगेन. इस इक्वेशन के अगेंस्ट हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है, एंड दिस इज हाउ the balancing of equation is done. We have seen one small equation and we have seen one large equation. This is a small self-study activity for you. This is use your brain power which is present in the textbook. यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1B एंड क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1B ऑलरेडी हमने इस इक्वेशन में इस वीडियो में देखा है. आपको उसको फिर से एक बार रिपीट करना है. इट विल गिव यू ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, बट जस्ट डू दैट विदाउट सीइंग दिस वीडियो. And last part is you are supposed to write a balanced chemical equation for calcium chloride plus sulfuric acid, which gives calcium sulfate plus hydrogen chloride.